जिज्ञासा 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 ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीते हफ्ते स्टार्टअप और इससे जुड़े अलग अलग मुद्दों पर जानकारियां देने के लिए हमारे साथ थीं प्रियांशी चौकसी। ये बातचीत आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ ये हुआ कि एक प्लान बनाया, एक बिजनेस मॉड्यूल बनाया, रेवेन्यू मॉड्यूल बनाया कि भाई यहाँ से हमारे पैसे आ सकते हैं। करेक्ट। टेस्टिंग फेज भी हमने निकाल लिया, पता चल गया कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं कि बीच में अगर है तब क्या होगा? पीछे हटना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए? आगे ही बढ़ना चाहिए। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि पीछे हटना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स ये डिसीजन में आपके पास जो रिसोर्सेज है और आपके पास जो फंड्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं, क्योंकि हम सभी को याद रखना चाहिए कि अगर आप स्टार्टअप फाउंडर है, आपने एक अपॉर्चुनिटी खोई है कि आप कहीं और काम कर सकते हैं, तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक स्टार्टअप की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें आपको बहुत ही पेशेंट रहना पड़ता है। 6 महीने के लिए ट्राई करेंगे, 1 महीने के लिए ट्राई करेंगे, कुछ केसेस में 2 साल के लिए भी ट्राई करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये चल सकता है या फिर ये नहीं चल सकता है। अगर आपका आइडिया नहीं चल रहा है तो इम्प्रोवाइज कीजिए, कुछ चेंज कीजिए, पर गिव अप मत कीजिए। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे प्रियांशी कुछ ऐसे आइडियाज सुनने हैं स्टार्टअप के जो आपने या आपके आसपास के आपके सर्कल के लोगों ने शुरू किए हैं और किसी हद तक वो चल पड़े हैं। तो एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त हैं जो सीएज हैं और साइंस की फील्ड में घुस गए। एक प्लेटफॉर्म है जहां डेंटिस्ट रजिस्टर कर सकते हैं और जहां पे कस्टमर्स भी रजिस्टर कर सकते हैं। वो आपको एक डेंटिस्ट से कनेक्ट करेंगे और डेंटिस्ट को अप्रोप्रिएट कस्टमर से मैच कराएंगे। और ये सब आपको ये जो ऑर्थोडोंटल ट्रीटमेंट मतलब ब्रेसेस, उनके ऐप में एक एआई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, जो एआई सॉफ्टवेयर आपके दांत को स्कैन करके ही देख लेंगे कि अच्छा आपके ब्रेसेस का साइज क्या होना चाहिए और क्या साइज नहीं होना चाहिए। और फिर उन्होंने क्या किया है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना बूम हो रहा है कि उन्होंने उनके स्टार्टअप में टेक्नोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। मैंने खुद एक एजुकेशन कंसल्टेंसी का जो स्टार्टअप शुरू किया है, उधर ही हमने देखा, मैंने और मेरे को फाउंडर ने, कि इतने सारे स्टूडेंट्स को हेल्प चाहिए रहती है उनके स्टडीज़ के लिए, उनके प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए, पर इसके लिए कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर है ही नहीं। पर अगर कोई मुझे पहचानता है तो वो मुझसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा असिस्टेंस लेने में। अगर मैंने उससे किसी और से कनेक्ट किया तो वो ज़्यादा कंफर्ट रहेगा, ज़्यादा रिलेटेबल रहेगा। तो यही ऐसे स्टार्टअप आइडियाज़ है जो मैंने देखे हैं अभी के लिए। और आगे बढ़ते मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, आपको वो आइडिया को टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा पहुंच चाहिए आपके स्टार्टअप के लिए, या फिर अगर आपको आपके बिजनेस को ग्लोबल लेके जाना है फ्यूचर में, शायद 5 साल बाद या शायद 10 साल बाद, तो फिर टेक्नोलॉजी और एआई और जो भी बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी स्पेस में, वो इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही ज़रूरत है। अच्छा, अब हम वहां पहुंचते हैं जहां आता है गवर्नमेंट सेक्टर, उसकी मदद या उससे मिलने वाले लोन या अदर रिसोर्सेज। तो मुझे इस बारे में बताइए कि सरकार स्टार्टअप शुरू करने वाले नौजवानों की किस तरह से मदद करती है? तो इंडिया में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं और वो हमें पता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, गवर्नमेंट को भी पता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। तो इन्हीं यंगस्टर्स और उनके आइडियाज़ और इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया की स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है कोविड में, जहाँ पे अगर आपको फंडिंग चाहिए आप गवर्नमेंट से मदद मांग सकते हैं। आपको रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज मतलब अगर आपको एक टीम चाहिए, आपको एक दूसरे फाउंडर से कनेक्ट होना है, या फिर आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए, तो आप गवर्नमेंट सरकार की मदद ले सकते हैं। ये सब में आपको सिर्फ ये स्टार्टअप इंडिया की स्कीम के लिए रजिस्टर होना है। और लास्टली मैं एक
अल्टीमेटली तो मैं एक टैक्स लॉयर हूँ, तो मैं टैक्स इंसेंटिव्स के बारे में भी बात करूँगी। आपके स्टार्टअप ने कुछ भी कमाया या फिर कोई भी इनकम आपके स्टार्टअप को मिला तो वो पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट है, मतलब आपको उस पर टैक्सेस भरने ही नहीं है। तो पूरे बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी सरकार ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये तो 3 चीज़ें हैं जो सरकार ने इंट्रोड्यूस की है फ्रॉम बिजनेस बिल्डिंग पर्सपेक्टिव। पर एक एक्चुअली दूसरी चीज़ है जो आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, पर गवर्नमेंट ने एक जगह इंट्रोड्यूस की है कॉल्ड गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। और उधर अगर वो पूरी जगह इसलिए सेटअप हुई है कि आपको अगर इनोवेशन में प्रमोशन करना है या फिर आपकी बिजनेस आइडिया को ट्राई करना है, जैसे मैंने पहले बोला था कि मार्केट में अगर टेस्ट करना है तो आप गिफ्ट सिटी में जाके ये पूरा टेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के असिस्टेंस से। तो आप आपकी आइडिया लेके गिफ्ट सिटी जाएंगे, उधर एक बिजनेस सेटअप करेंगे। A to Z सरकार आपकी मदद करेगी बिजनेस सेटअप करने में, आइडिएशन में, फंडिंग में, सब चीज़ों में। और आप आपका पूरा बिजनेस टेस्ट कर सकते हैं पूरे मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में लॉन्च करने से पहले। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल लगा है और मैंने खुद ही बहुत सारे क्लाइंट्स को भी गिफ्ट सिटी में बिजनेस सेटअप करते अब देखा है। प्रियांशी, एक बात बताइए कि ये जो स्टार्टअप का मामला है, क्या ये बड़े शहरों के लोग ही कर सकते हैं या जो टियर 2, टियर 3 वाले छोटे शहर हैं जहां बिजनेसेस भी उस तरह से बड़े पैमाने पर नहीं है, क्या वो लोग भी स्टार्टअप का ख्वाब देख सकते हैं जो छोटे मोटे कॉलेजेस से पढ़े हैं, जिन्होंने छोटी मोटी डिग्रियां ली हैं पर उनके ख्वाब बड़े हैं? एक्चुअली ये ऑनलाइन स्पेस इतना बढ़ रहा है कि आप अगर बड़े शहर में है या छोटे शहर में फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आज आप आपके पूरे बिजनेस को ऑनलाइन ही इनिशिएट या फिर शुरुआत कर सकते हैं। और मेरा ये ओपिनियन है एक्चुअली कि जो टियर 1 सिटीज़ में है, ऑफ कोर्स रिसोर्सेज ज़्यादा रहते हैं, फंडिंग ज़्यादा रहती है, या नेटवर्किंग मतलब दूसरे लोगों को मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा रहती है, ये हम सभी को पता है। पर अगर आपको आपके स्टार्टअप को बढ़ाना है तो मेरा ये ओपिनियन है कि टियर 2 सिटीज़ बहुत ही अच्छी जगह है शुरुआत करने के लिए। और टियर 2 सिटीज़ के लोग खुद ही टियर 2 सिटीज़ में शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि उधर उनके पास वो एक्सेस ही नहीं होगा जो टियर 1 सिटीज़ के लोगों के पास होगा। तो सपोज मैं टियर 2 सिटी में हूँ, मैं उधर के लोगों को जानती हूँ, मुझे पता है कि उधर क्या कमियां हैं और मैं उसी कमियों को लेके एक स्टार्टअप का आइडिया शुरू कर सकती हूँ और वो उधर बढ़ सकता है, क्योंकि टियर 2 सिटीज़ वालों के पास वो इमीडिएट एक्सेस रहेगा, उधर का उधर ही एक्सेस रहेगा और एट द सेम टाइम उनके लिए अफोर्डेबल भी रह सकता है। जी, तो अपना एक सपोर्ट सिस्टम होता है, अपना एक नेटवर्किंग होती है छोटे शहरों में, जहां का फायदा उठाया जा सकता है। सपोर्ट मतलब फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, एवरीथिंग। एक्चुअली आपको कोई भी बिजनेस में आगे बढ़ना है, प्रोफेशन में भी आगे बढ़ना है, जॉब भी कर रहे हैं या स्टार्टअप कर रहे हैं, सपोर्ट का होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। बाय सपोर्ट आई मीन फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली, पर उससे ज़्यादा मॉरल सपोर्ट, क्योंकि एज अ स्टार्टअप फाउंडर आपको बहुत बार लगेगा कि मुझे गिव अप करना है या फिर मैं थक गई हूँ या फिर मेरे से नहीं होगा, और तभी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपके जो भी सपोर्ट सिस्टम है वो आपको आके पुश देंगे कि नहीं, यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो, तुम इसके इसके साथ आगे बढ़ सकती हो, तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है, पेशेंट रहना है और तुम्हें सिर्फ वो पैशन रखना है। तो तभी सपोर्ट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट अगर मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता तो मैं यूएस से इंडिया आने का डिसीजन भी कभी नहीं ले पाती। मेरे पास इधर वो मॉरल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, इसलिए भी एक्चुअली मुझे लगा कि इंडिया में एक बिजनेस शुरू करना या फिर यूएसए में अकेले शुरू करना ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। अभी हमारी इस बातचीत को देश के कोने कोने में बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये चाहती हैं कि तमाम विपरीत हालात में, तमाम मुश्किलों के बीच वो अपनी एक पहचान कायम करें, अपना एक काम शुरू करें। बहुत सारे लड़के हैं जिन्हें ऐसा करना है। उनसे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप क्या कहना चाहती हैं कि वो किस तरह से आगे बढ़ें स्टार्टअप की दुनिया में इन तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए? सभी मुश्किलों का सामना करते हुए मैं सिर्फ बोलूँगी कि 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि आपको कोई भी स्टार्टअप के लिए सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। एक है कि आपको
वो एंथुजियाज्म और ड्राइव रहना चाहिए कि नहीं, मैं ये करके रहूँगी, जो भी मुश्किल है वो सभी का सामना मैं करूँगी और मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है यही मुश्किलों का सामना करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि सक्सेस मतलब 99% हार्ड वर्क, कि आपको हमेशा मेहनत करती रहनी है, मेहनत करना कभी नहीं छोड़ेंगी, गिव अप नहीं करेंगे। और लास्ट चीज़ आपको यही याद रखनी है कि आप हमेशा सीखते रहेंगे, कि यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि आपको ज़िंदगी भर एक स्टूडेंट ही रहना है। आप आपके टीम से सीखेंगे, आप दूसरे फाउंडर्स से सीखेंगे, आप आपके दोस्तों से सीखेंगे, फैमिली से सीखेंगे, और यही सब सीख के आप आपके बिजनेस को भी आगे बढ़ाएंगे। तो यही 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। आप ऑफ कोर्स, हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ मुश्किलें हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, बहुत सारे हर्डल्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, पर आपको सिर्फ एक फोकस रखना है कि नहीं, मेरे पास ये आइडिया है जो मैं ट्राई करके रहूँगी और मुझे ये पछतावा नहीं चाहिए 3 साल बाद कि मेरे पास आइडिया था, मेरे पास सपोर्ट था, मेरे पास पैशन था, पर मैंने वो आइडिया ट्राई नहीं की। और लास्ट चीज़ मैं एक बोलूँगी कि बस कर लो, बहुत ज़्यादा सोचो मत कि मुझे ये करना चाहिए, जॉब छोड़ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास एक आइडिया जो आप अच्छी तरह और सिंपल तरीके से लोगों में पहुंचा सकते हैं तो वो चल सकती है। बैंक्स इसमें किस तरह की मदद करते हैं? अगर आप बैंक्स को दिखाएंगे, मेनली स्टूडेंट्स बैंक्स के पास जाते हैं तो उनको लोन्स या फिर फंडिंग पे बहुत ज़्यादा कंसेशंस मिलते हैं। और अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर है तो बैंक से ज़्यादा, अगर आप ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर्ड है और कोई भी बैंक ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर्ड है, आपका स्टार्टअप इंडिया जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लेके बैंक के पास जा सकते हैं और फिर बैंक वो सर्टिफिकेट को वेरीफाई करके आपको जो भी फंडिंग है वो आपको कंसेशंस पे दे सकते हैं। या फिर यूजुअली अगर आपको फंडिंग चाहिए या फिर लोन लेना पड़ता है कोई भी बिजनेस के लिए तो क्रेडिट स्कोर होना इम्पॉर्टेंट होता है। पर अगर आपके पास ये स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो ये क्रेडिट स्कोर थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको लोन मिलना या फिर फंडिंग मिलना थोड़ा आसान हो सकता है। पर अल्टीमेटली मैं कहूँगी कि बैंक से ज़्यादा ये स्कीम बेनिफिशियल है क्योंकि ये स्कीम में सभी है, स्टार्टअप फाउंडर्स है, बैंक्स है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, सभी ये स्कीम के पार्ट है। बिल्कुल। अगर किसी के पास बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी फैमिली में भी बिजनेस की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो भी क्या कोई बंदा स्टार्टअप शुरू कर सकता है? इसका आंसर आई थिंक सभी को पता है। आजकल तो हम देख रहे हैं कि 16-17 ईयर ओल्ड्स भी जिसने कॉलेज भी ख़त्म नहीं की है वो लोग भी स्टार्टअप आइडियाज़ कर रहे हैं और उन्होंने अपने स्टार्टअप को इतना ग्रो कर लिया है। तो मेरे हिसाब से बिजनेस का नॉलेज होना नेसेसरी नहीं है, डिग्रीज होना भी नेसेसरी नहीं है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं नहीं जाते हैं उसका भी होना ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बोल दिया 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो तो हमने डिस्कस कर ली डिटेल में। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि आपको जो फील्ड में स्टार्टअप शुरू करना है उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, कि आप वही फील्ड के बारे में पढ़ें और उसके मार्केट और दूसरी चीज़ें के बारे में पढ़ें और उसमें ही फोकस करते रहे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स किसी के पास भी पहले से बिजनेस नॉलेज तो होता है ही नहीं, अगर आपकी फैमिली भी बिजनेस में है फिर भी आपके पास खुद वो नॉलेज नहीं होगा, तो आप जैसे जैसे स्टार्टअप में आगे जाएंगे वैसे वैसे खुद ही नॉलेज बढ़ता जाएगा क्योंकि आप सब खुद ही करते जाएंगे। प्रियांशी, विविध भारती के स्टूडियो में आके आपने स्टार्टअप के बारे में इतने डिटेल में बहुत सारी बातें बताई। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को इससे बहुत मदद ही नहीं मिलेगी बल्कि बहुत जोरदार इंस्पिरेशन भी मिलेगी। हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वाले हमें इस बारे में लिखें कि आपकी इस बातचीत के बारे में उनकी क्या राय है। आप यहाँ आई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने भी मुझे इधर बुलाया और आपकी पूरी टीम को थैंक यू। एंड आई रियली होप कि जो भी ये सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनकी थोड़ी सी मदद हुई हो और उन्हें थोड़ा सा इंस्पिरेशन भी मिला हो। ये थी स्टार्टअप के मुद्दे पर प्रियांशी चौकसी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। जिज्ञासा कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है ये आप हमें बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर कमेंट करके। अब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिज्ञासा।